क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। sin x माइनस कॉस एक्स टू द पावर sin x माइनस कॉस एक्स। यहाँ जो पावर है, ये जो घात है, ये चर में है, तो इसलिए चर घातांकी बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल। घात चर में है, इसलिए जब इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग लेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि माना y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक हो गया। मैंने इसको y के बराबर मान लिया। अब मैं लॉग ले लेता हूं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का मैं लॉग ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है। और आप जानते हैं कि यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि log m टू द पावर n, तो ये हो जाता है n log ऑफ m। तो ये पावर है तो ये पहले आ जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख दूंगा, log ऑफ y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, पावर पहले लिख दी। अब क्या करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log y का 1/y और y का हो जाएगा dy/dx। ठीक है, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो इसका डिफरेंशिएशन गुणा गया ये, प्लस इसका डिफरेंशिएशन गुणा गया ये। ठीक है, तो dy/dx साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस इसका डिफरेंशिएशन dy/dx साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, ठीक है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से प्लस हो गया, प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसमें लॉग विथ हार्डियर स्टेंट, यहाँ लॉग छूट गया है, यहाँ लॉग भी है एक्चुअली, प्लस dy/dx लॉग भी है इसके साथ। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अभी कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, होता है। लॉग x का यदि मैं डिफरेंशिएशन निकालना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, 1/x हो गए। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, log x के तरह, तो 1/sin x माइनस कॉस एक्स। log x का डिफरेंशिएशन 1/sin x माइनस कॉस एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन इंटू साइन एक्स माइनस इंटू dy/dx। ठीक है, dy/dx साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ गए।
log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये पूरा नीचे। अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा इनटू dy/dx sin x माइनस cos x। तो ये तो इससे कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर cos x प्लस sin x log sin x माइनस cos x प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sin x का cos x माइनस cos x का ये प्लस बन जाएगा sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक हो गया। बस इतना आ गया। अब कितना हो गया, ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। इसको तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में। तो कितना हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू cos x प्लस sin x, ये कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो इसको पहले लिख लेता हूँ 1 प्लस, यहाँ तो 1 बचेगा ना, 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा log sin x माइनस cos x। अब dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसको निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, आप देखिए dy/dx बराबर, ये y की गुणा यहाँ हो जाएगी, ठीक हो गया, y इंटू cos x प्लस sin x इंटू 1 प्लस log sin x माइनस cos x, ठीक है। y की वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि y तो हमने रखा हुआ है, y यहाँ था नहीं, तो y की वैल्यू ये रख लेते हैं। तो dy/dx हो जाएगा dy/dx बराबर y की जगह यही रख देता हूँ sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x इंटू ये cos x प्लस sin x, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस log sin x माइनस cos x। भाई ये हो गया, ये हो गया डिफरेंशिएशन sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x इंटू sin x प्लस cos x, या cos x प्लस sin x इंटू 1 प्लस log sin x माइनस cos x। ये हो गया डियर स्टूडेंट sin x माइनस cos x, ये हो गया sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x इंटू cos x प्लस sin x, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log sin x माइनस cos x, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में भी इंटरनल चॉइस है, आंतरिक विकल्प है अथवा में प्रश्न है, या तो पहले वाला करना था या ये करना था, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप b वाला पार्ट है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर और चौड़ाई y सेंटीमीटर है। आयत में दो चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। मान लेता हूं, माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर और चौड़ाई y सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट है, मतलब ये x जो है इसमें परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। तो मतलब कि dx/dt, x में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन समय के सापेक्ष कितना है,
5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो घट रही तो माइनस लिखना पड़ेगा, -5। ठीक है, आया समझ में। और चौड़ाई में, चौड़ाई y किस दर से बदल रही है, dy/dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो आप, पहली बात ए में देखिए आप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यदि मैं पी से दिखा दूं तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2x + y। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब मैं इसको यदि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, dp/dt, 2x का डिफरेंशिएशन dx/dt प्लस y का डिफरेंशिएशन dy/dt, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो dp/dt, क्योंकि हमको ये देखना है कि परिमाप में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो परिमाप में परिवर्तन मतलब dp/dt। तो dp/dt, क्योंकि मैंने परिमाप को p से लिया हुआ है, 2 dx/dt कितना है, -5 प्लस dy/dt कितना है, 4। तो -5 + 4 -1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। dp/dt बराबर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो माइनस का मतलब क्या होता है, घटना। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि आयत का परिमाप किस दर से, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। ठीक है, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। एक तो निकल गया, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो ये निकल गया। आयत का परिमाप घट रहा है किस रेट से, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। घटना मैंने क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव साइन है, माइनस होगा तो घट रहा है, प्लस होगा तो बढ़ रहा है। अब बी वाला देखो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, यदि मैं आयत के क्षेत्रफल को ए से दिखाऊं तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई, ए बराबर x × y, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई x है, चौड़ाई कितनी है, y है। तो यहां लिख देता हूं डियर स्टूडेंट, a बराबर xy। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है ना, जब भी परिवर्तन की दर, केवल दर पूछी है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो परिवर्तन की दर बोल रहा है, दर मतलब समय के सापेक्ष। दर जब लिखा रहेगा तो समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, अवकलन करना होता है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA/dt बराबर d/dt xy। अब ये 2 का मल्टीप्लाई है, पहले x का डिफरेंशिएशन इंटू y प्लस y का डिफरेंशिएशन इंटू x। ठीक है, तो कैसे लिख दूंगा, d/dt बराबर x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx/dt इंटू y प्लस y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy/dt इंटू x। ठीक हो गया, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx/dt इंटू y प्लस y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy/dt इंटू x। अब सब कुछ हमारे पास है। देखो यहाँ पर एक समय पर x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 6 है, dx/dt ये है, dy/dt ये है, और यहाँ लिख देता हूँ x = 8 सेंटीमीटर है और y बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो सब वैल्यू रख लेता हूँ, d/dx बराबर d/dt, ओके, d/dt बराबर dx/dt कितना है, -5 है। ठीक है, -5
इंटू वाई, वाई कितना है 6, प्लस डी वाई बाई डी टी कितना है 4 इंटू एक्स कितना है 8। इसको देखिए डी ए बाई डी टी बराबर 6 पंजे 30, 8 चौके 32, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया 2, और 2 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, क्योंकि क्षेत्रफल है ना एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा प्रति मिनट, और प्लस में आ रहा है तो यहाँ मैं आंसर लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, तो बी वाले में हो जाएगा, यहीं लिख देता हूँ आंसर। अब क्या लिख दूंगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डी ए बाई डी टी कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो पॉजिटिव है, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए और आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। शुरू में 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि की दर भी दी हुई है 10%। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी? समय निकालना है कि 1 लाख से 2 लाख को कब हो जाएंगे, यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। मान लेते हैं, माना किसी समय पर जीवाणुओं की संख्या, किसी समय भी ले लेता हूं, किसी टाइम पर, किसी समय t पर जीवाणुओं की संख्या y है। ठीक हो गया। अब जीवाणुओं की संख्या किसी समय पर y है, तो इनकी संख्या बदल रही है। ठीक है, तो इसमें वृद्धि कितनी हो जाए किसी टाइम पर, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन की दर क्या है आपके पास दिया हुआ है, गिवन दिया है, यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर, अब दर बोल रहा है, दर मतलब समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, समय के सापेक्ष में अवकलन, किसी समय पर y है, इनकी वृद्धि की दर कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। वृद्धि की दर मतलब समय के सापेक्ष अवकलन करना है, उनके उपस्थित संख्या क्या है y के समानुपाती, तो समानुपाती का चिन्ह है y। किसी समय पर जीवाणुओं की संख्या में परिवर्तन, किसी समय पर उपस्थित जीवाणुओं की संख्या के समानुपाती है, तो समानुपाती का चिन्ह आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई। अब मैं इसको हल कर लेता हूँ, इस y को इसके नीचे ले आता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू के डी टी प्लस कॉन्स्टेंट रख देता हूँ c, तो ये हो जाएगा log y। इंटीग्रेशन करूँगा log y बराबर k तो कांस्टेंट है, तो dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, तो log y इज इक्वल टू आ गया मेरे पास
कितना आ गया डियर स्टूडेंट, के टी प्लस सी। ठीक है, यदि मैं मान लेता हूं, लेट माना एट टी इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू y0, मतलब जब हमने शुरू में देखना शुरू किया, मतलब अब आप प्रयोग देख रहे हैं, आपने जीवाणु देखे, शुरू की बात है, मतलब जो टाइम t0 है, तो माना उस समय जीवाणु की संख्या y0 थी, तो यहां मैं रख लेता हूं वैल्यू, तो log y की जगह y0 बराबर के टी, t0 है तो 0 हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू log y हो गई, log y0। अब c की जगह पे मैं ये रख लेता हूं, तो log y इज इक्वल टू के टी प्लस लॉग ऑफ y0, और इसको और ढंग से डियर स्टूडेंट लिख लेते हैं, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, log y माइनस log y0 इज इक्वल टू के टी, log a माइनस log b, तो इसको लिख सकते हैं log y बाई y0, log a माइनस log b, log y बाई मतलब दिस बाई दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, के टी हो गया। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, log y बाई y0 इज इक्वल टू के टी। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, 2 घंटे में 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। 2 घंटों में जीवाणुओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो किसी समय पर y थी, शुरू में थे y0, कितना बढ़ गए 2 घंटे बाद, इसका 10%। 2 घंटे में कितने बढ़े, शुरू में हमने y0 मान रखा था, माना शुरू में जीवाणु क्या थे, y0, जब t बराबर 0 था उस समय जीवाणु y0, मतलब शुरू में y0 थे, 2 घंटे बाद 10% बढ़ गए, तो y0 प्लस y0 का 10% कितना हो गया, इससे कट गया, 10 से कम 10 और 11 बटे 10 y0। तो इसका मतलब ये हुआ कि y0 में इसके नीचे ले आऊँगा, तो y बाई y0 इज इक्वल टू 11/10। y बाई y0 की वैल्यू कितनी हो गई डियर स्टूडेंट, 11/10 हो गई। अब मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ मैं रख देता हूँ y बाई y0 की वैल्यू 11/10 यहाँ रख देता हूँ, तो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1, ठीक है, या इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में y बाई y0 की जगह रख देते हैं, तो log 11/10 इज इक्वल टू के टी। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। मेरे पास एक चीज़ ये आ गई, log 11/10 बराबर के टी आ गया। ठीक हो गया। अब क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बात जो हुई, इसको देखिए, इक्वेशन बनाने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो जीवाणुओं की संख्या हुई, ये हुई 2 घंटे बाद, तो y बाई y0 की जगह तो 11/10, और t की जगह 2 घंटा भी तो रखना है, 2 घंटे में t की जगह लग दीजिए इंटू 2, ठीक है, t की जगह 2, तो ये हो जाएगा 2k। ठीक है, तो यहां से मेरे पास k का मान निकल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 हो गया। यहां से मेरे पास k की वैल्यू आ गई। अब मैं इस k की वैल्यू को डियर स्टूडेंट कहां रख दूं, इक्वेशन नंबर 1 में रख लेता हूं। आप देखो ये, क्योंकि k तो कोई कांस्टेंट है ना, अब k की वैल्यू क्या है वो मैंने यहां से निकाल दी, तो मेरे पास आ गया इक्वेशन, समीकरण 1 से k का मान, समीकरण 1 में k का मान रखने पर, तो log ऑफ
y इज इक्वल टू के मतलब 1/2 log 11/10 t प्लस सी। अब एक क्वेश्चन होगी log y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, log और c की वैल्यू मेरी क्या थी, एक्चुअली बजाय मैं वहाँ के वैल्यू कहाँ रख दूँ, बजाय इसमें रख दूंगा समीकरण 2 में, आगे नहीं ले जाता हूँ, बजाय एक के बजाय, क्योंकि मैंने सी का मान भी तो निकाला हुआ है यहाँ, ऐसा करता हूँ समीकरण 2 में रखता हूँ मान, समीकरण 2 में इसमें रखता हूँ मान, इसमें यहाँ रखता हूँ के का मान, समीकरण 2 में के का मान रखने पर कितना हो जाएगा, log y/y0 इज इक्वल टू के, हमारे पास कितना है, ये आ गया कि 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू टी, ठीक है, log y/y0 इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी, ठीक हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, ये आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। पहले कितनी थी, y0 कितना था, y0 थी 1 लाख, शुरू में 1 लाख थी, अब वो बढ़ करके 2 लाख हो गए, कितने समय में, तो y की जगह 2 लाख और y0 तो 1 लाख ही है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ आप देखिए मेरे पास ये है log y/y0 इज इक्वल टू है 1/2 log 11/10 इंटू टी, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर दूं, मैं वैल्यू रख लेता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है टी समय में, हमने शुरू में माना था टी समय में कितने घंटों में, टी घंटों में या टी समय में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख से, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख से 2 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गई, ठीक है। तो y की जगह 2 लाख, y0 की जगह 1 लाख, ठीक है। प्रारंभ में y0 माना हुआ है ना, तो प्रारंभ मतलब 1 लाख से शुरू हुआ है, शुरू में 1 लाख जीवाणु थे, तो log 2 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख बटे 1 लाख बराबर 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू टी, तो सब कट गया, तो log 2 आ गया, log 2 इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। अब 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 log 2 इज इक्वल टू log 11/10 इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो t इज इक्वल टू 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 11/10, 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 11/10, भाई यही समय हमको निकालना था कि t समय में जीवाणु की संख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई, पहले शुरू में 1 लाख थे, कितने समय में 2 लाख हो गए, तो ये समय निकल गया। तो अब आंसर लिख लेते हैं कितने समय में, इतना समय में, समय 2 log 2 बाई log 11/10 में जीवाणुओं की संख्या
1,00,000 से, ढाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख से 2,00,000 हो गई। ठीक है, बस यही हमसे पूछा गया था कि कितने समय में जीवाणुओं की संख्या 1,00,000 से 2,00,000 हो गई, तो इतने समय में ये आ गया। ठीक है ना? ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसमें अथवा भी है, इसमें और के रूप में भी, उसको भी देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में ये इंटरनल चॉइस है, आंतरिक विकल्प है, तो या तो इससे पहले वाला करना था 21 का, या इसको करना है। ठीक है ना? चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। मेरे पास दिया हुआ है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y। ठीक है, अब मैंने पहले ये दिखाना है कि ये जो अवकल समीकरण है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स है। ये मुझे दिखाना है कि ये समघातीय है, होमोजीनियस है, तो इसको मैं लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया? डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से मैं x यदि कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस ये बन जाएगा 2y बाई एक्स, और यहाँ से भी मैं यदि x कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। x से कट गया x, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस 2y बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स, और इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि जहां वेरिएबल है, जहां चर है, वहां y बाई एक्स है। देखो y बाई एक्स, वाई बाई एक्स, तो ये किसका फंक्शन है? ये किसका फलन है? y बाई एक्स का। तो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण इस रूप में हमने रख दी, क्योंकि किसका फलन हो गया? y बाई एक्स का हो गया, तो वह अवकल समीकरण समघातीय होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं दिस इंप्लाइज दैट अवकल समीकरण समघातीय है, समघातीय है। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा? देखिए, इसका सॉल्व करने का तरीका है, हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, कि y बाई एक्स को भी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां सॉल्व कर लेते हैं। आइए, पुटिंग y बाई एक्स इज इक्वल टू v। ठीक है, समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए y बाई एक्स की जगह क्या रख देते हैं? v रख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू वी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा v। डिफरेंशिएशन बाय पार्ट है ना, इसका डिफरेंशिएशन गुणा ये दो फलनों का गुणा हो गया ना, पहले फलन का डिफरेंशिएशन गुणा दूसरा, प्लस दूसरे फलन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 इंटू भी। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स, ये सब मान जो है इसमें रखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मान भी रखते हैं और वाई बाई एक्स का भी रखते हैं। वाई बाई एक्स की जगह तो भी कर देते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख देते हैं। तो मेरे पास हो गया दिस इंप्लाइज दैट, इस समीकरण में डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख देता हूँ डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 वाई बाई एक्स की जगह v ओवर 1 माइनस v। ठीक हो गया। अब ये सॉल्व कर देना है हमने, इसको सॉल्व करते हैं। इस प्लस v को वहां ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v, प्लस वहां ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो
एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर इसकी गुणा वहाँ 1 + 2v माइनस v इंटू 1 - v डिवाइडेड बाई 1 - v। ठीक है, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 + 2v, अंदर गुणा करूँगा -v प्लस v² डिवाइडेड बाई 1 - v। तो ये हो गया कि एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर v² प्लस v प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 - v। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v² प्लस v प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 - v। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आओ आइए सॉल्व करते हैं। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे, चरों का पृथक्करण। भी एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप देखो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको तो मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको इसके नीचे ले आता हूँ, इसकी गुणा यहाँ, ये हर में dx वहाँ, ये इसके नीचे। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कैसा, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 - v डिवाइडेड बाई v² प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू dx बाई x। इसको ले गया वहाँ, ये x इसके नीचे आ गया dx बाई x। इसको ले गया यहाँ, ये इसके नीचे आ गया। अब यदि मैं इस माइनस साइन को हटा दूँ यहाँ से, माइनस बाहर ले लूँ, तो माइनस v-1 हो जाएगा, और उस माइनस को यहाँ ले लूँगा मैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये बन जाएगा v-1 dv भी आएगा है, v-1 डिवाइडेड बाई ये बराबर -dx बाई x। अब हो गए वेरिएबल सेपरेबल, चरों का पृथक्करण हो गया, एक्स एक्स एक तरफ और v एक तरफ, dv भी इसके साथ। तो अब इंटीग्रेटिंग कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर तो v-1 dv डिवाइडेड बाई v² प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू -dx बाई x प्लस c। ठीक है, अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन के लिए ऊपर फॉर्म बनानी पड़ेगी। कैसे फॉर्म बनेगी, क्या कर देता हूं, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है ये है 2v प्लस 1, और यहाँ है नहीं 2v, तो 1/2 से भाग कर लेता हूँ और 2 से गुणा कर लेता हूँ। 2v माइनस 2 डिवाइडेड बाई v² प्लस v प्लस 1 dv बराबर, इसका इंटीग्रल तो हो जाएगा -log x। ठीक है, 1/x dx का इंटीग्रेशन -log x। अब इसको देखो 2v प्लस 1, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/2 2v प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाई v² प्लस v प्लस 1 dv बराबर -log ऑफ x प्लस c। +1 -3 कितना, -2 तो हुआ। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट इसको अलग अलग। यदि मैं इसको अलग अलग करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप आप देखिए 1/2 अलग अलग कर लेता हूँ, इसका हर ए मान लेता हूँ, इसका डिनोमिनेटर ये और इसका डिनोमिनेटर ये, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 ओवर v² प्लस v प्लस 1 dv, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -3/2 इंटीग्रेशन dv ओवर v² प्लस 1 v² प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू -log ऑफ x प्लस c। ठीक हो गया। अब आप देखो इसका तो सीधा डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो सीधा इसका लॉग ले लूँगा इंटीग्रल में। दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 log ऑफ
मॉड ले लीजिए वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, क्योंकि इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन ऊपर है ना, तो लॉग इस रूप में आ जाएगा। -3/2, इसको तो बनाना पड़ेगा बच्चों, इसको तो मैं बना देता हूँ। देखिए किस रूप में बना पाऊँगा, आप देखिए इसको मैं कुछ स्क्वायर बना देता हूँ, कुछ होल स्क्वायर बना देता हूँ मैं इसको। ठीक हो गया। तो होल स्क्वायर में मैं क्या बना देता हूँ एक इसका होल स्क्वायर है, इसको देखो। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 log ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। एक किसका होल स्क्वायर है, ये है वी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको देखिए आप, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू वी इंटू 1/2, इससे ये कट गया, तो वी स्क्वायर प्लस वी तो ये है प्लस 1/4, और इसको मैं लिख दूंगा प्लस 3/4 3/4 और 1/4 कितना 1, ठीक है ना। तो ये पूरी चीज़ ये तो है ये, तो प्लस मैं लिख दूंगा 3/4 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और उसमें 3/4 प्लस कर दिया तो यही तो आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसको और देखिए आप, और आगे देखिए, बड़ा ध्यान से करना है डियर स्टूडेंट। इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा इंटीग्रेशन है, प्रैक्टिस आपकी इंटीग्रेशन की भी हो जाएगी। 1/2 आप देखिए लॉग मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस 3/2, देखिए इसको लिख दूंगा मैं डी वी बाई वी प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3/4 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, मॉड लिख लीजिए चाहे, क्योंकि लॉग मॉड एक्स इसलिए लिखते हैं कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी है, मॉड के रूप में पॉजिटिव ही चाहिए। अब आप देखो कहीं पर यदि ऐसा लिखा हुआ है कि dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन है, तो 1/a tan इनवर्स x/a, उसको लगा लेता हूँ 1/2 log ऑफ मॉड वी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 माइनस 3/2 इंटू, देखो इसको तो मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं a, तो 1/a मतलब ये पूरा a समझ लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 tan इनवर्स x/a v प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अभी कितना हुआ, 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस, ये 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, ठीक है, 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स। इसको सॉल्व करिए, ये 2 की गुणाएं हो जाएगी 2v प्लस 1 बटे 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, समझ रहे हैं, 2v प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 3/2, 2 से 2 कट गया तो 2v प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो फिर क्या बनेगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास 1/2 ही था ना, 1/2 राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो चलो अब कर लेता हूं मैं, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, और ये जो नेगेटिव है इसको ले जाता हूं मैं राइट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/2 लॉग ऑफ
वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले लूँगा तो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दीजिए इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c। ठीक है ना। अब मुझे एडजस्ट कर देना है इसके, बाकी क्या करना है, बाकी अब v का मान रख दूंगा। आप देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर आराम से करिए, समझ करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये मेरे पास हो गया 1/2 लॉग ऑफ मॉड v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 लॉग ऑफ मॉड x का स्क्वायर, क्योंकि ये पहले आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको मैंने इस रूप में लिख दिया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स उतार लेते हैं, देखिए tan इनवर्स 2v प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c। ठीक हो गया। अभी कितना हो रहा है, अब मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c। ठीक है। अब इन दोनों को मिला देते हैं, log a प्लस log b, तो log a इंटू log b हो जाएगा, तो 1/2 log ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ x स्क्वायर, ठीक हो गया, इंटू मॉड ऑफ x स्क्वायर आप लिख सकते हैं, एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स 2v, ये हो जाएगा डियर स्टैंड। ठीक हो गया। तो 1/2 लॉग ऑफ, अब मैं क्या करूँगा v की जगह y/x रख दूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में y/x की जगह v रखा हुआ है, तो v की जगह y/x रख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स 2y/x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c। ठीक है। मैं इसको समअप कर रहा हूं, देखिए लास्ट स्टेज में हम हैं बाकी तो हो गया इंटीग्रेशन। अब y/x भी को y/x के बराबर रख रहे हैं, तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, आप देखो 1/2 लॉग ऑफ, देखिए एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस xy प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 2y प्लस एक्स ओवर एक्स गुना इसके साथ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस c। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो 1/2 लॉग ऑफ y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले लिख लो चाहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस c। ठीक है डियर स्टूडेंट। और 1/2 आप चाहे दाएं पक्ष में ले लो या इसकी गुणा वहां कर लेते हैं, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
एक्स वाई बराबर 2 के गुणा यहाँ कर लेते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स x प्लस 2y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस सी। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स x प्लस 2y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस सी। तो ये हो गया इस अवकल समीकरण का हल, इसका हल ही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। डियर स्टूडेंट, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से है ये। वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके पास आएगा 5 मार्क्स का। अरे साल तो बहुत कम वहाँ सिलेबस किया हुआ है, कम है। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन मुश्किल से हैं, तो आप तैयारी करिए उनकी ठीक से। तो सबसे पहले तो मुझे दीर्घवृत्त बनाना है। ठीक है, दीर्घवृत्त कैसे बनता है आप देखिए। आप जानते हैं दीर्घवृत्त इस रूप का होता है, इस रूप का होता है। ठीक है, ये दीर्घवृत्त है। ये मैं एक्सिस ले लेता हूं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ए। तो आप जानते हैं ये ए है, ये माइनस ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0, इसके हो जाएंगे -a,0, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,b, ये b है, अरे माइनस b हो जाएगा 0,-b। ठीक है, तो इस इलिप्स ने, इस दीर्घवृत्त ने जो क्षेत्रफल घेरा, ये पूरा क्षेत्रफल घेरा है, वो निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखो, यदि मैं इसका नाम लिख दूं OAB, आप देखो जितना ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 4 बराबर भाग हैं। यदि एक का एरिया निकल गया और 4 से मैंने गुणा कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं? बोली जितना ये उतना ये, उतना ये उतना ये। तो मैं इसका एरिया निकाल देता हूँ इस वाले का। ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं ऐसे, dx चौड़ाई की स्ट्रिप ले लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। किसी टाइम पर यहाँ एक P पॉइंट ले लेते हैं जिसे कोऑर्डिनेट xy हैं। ठीक है, तो दीर्घवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, सीधा लिख देता हूं, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एरिया इंक्लोज्ड बाई एन इलिप्स, कितना हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया कितना हो गया, y गुणा डी एक्स, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका एरिया। अब पूरे का चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका एरिया निकल गया, अब 4 से गुणा कर दिया तो पूरे का निकल गया। ठीक हो गया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, x की, देखो x यहाँ से शुरू होगा, यहाँ ओरिजिन है तो 0,0, x की लिमिट 0 से जाएगी a तक, तो यहाँ पर 0 to a। कितना सिंपल है। ठीक है, अब आप देखो मेरे पास इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको लिख देता हूँ मैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी गुणा यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बन गया डियर स्टूडेंट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई। यदि मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, बी बाई ए, और इसका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकल गई, तो y की जगह रख देता हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया
4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, y की वैल्यू है b बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक हो गया, आ भी सकता है इस साल एग्जाम में। इसको बाहर ले लीजिए तो ये कितना हो गया 4b बाई ए 0 टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, सीधे लिख देता हूँ 4b बाई ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए अंडर द लिमिट 0 टू a। ये सूत्र है, फॉर्मूला है ये इसका इंटीग्रेशन का, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रख लेते हैं, पहले x की जगह a रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा a बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x की जगह a करूँगा तो a स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह a तो a बाई a, ठीक है, माइनस x की जगह 0, तो जैसे x की जगह 0 करेंगे तो 0 होगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए लिख भी लेता हूँ, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, माइनस x जगह 0 कर देता हूँ 0 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x जगह 0 0 बाई ए। अब आप देखो ये भी 0 0 से मल्टीप्लाई 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0, ये तो पूरा 0 हो गया। तो मेरे पास आया कितना, ये मेरे पास आया, दिस इज इक्वल टू, इसको देखिए 4b बाई ए, यहां देखिए डियर स्टूडेंट ये तो 0 हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, और ए बाई ए कितना हो 1, ठीक है ना, ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 2b इंटू ए साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है ना, तो साइन इनवर्स 1 आपका पाई बाई 2 आ गया, तो 2ab इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो पाई ए बी वर्ग इकाई, पाई ए बी वर्ग इकाई हो गया एरिया इसका, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, पाई ए बी वर्ग इकाई इसका एरिया। तो दीर्घवृत्त इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, और आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 22 में भी अथवा है, इंटरनल चॉइस है, तो या तो वो करना था जो मैंने अभी सॉल्व किया, या ये करना है, ठीक है, तो मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। सिद्ध कीजिए कि दिए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम, वहाँ से ही प्रश्न है, ठीक है। तो मैं एक शंकु बना लेता हूँ, यहाँ आप देखिए ये कोई कोण है, ये कोई कोण है, यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, लंबवृत्तीय है इसलिए यहाँ से भी ऐसा ही आएगा, यूं ऐसे, ठीक हो गया। इसका यहाँ से मैंने लंब डाला है, ये पॉइंट O है, ये बिंदु O है, माना इसकी त्रिज्या जो है, रेडियस जो है R है,
आर रेडियस है, एच इसकी ऊंचाई और एल इसकी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, एल तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, एच हाइट और आर क्या है रेडियस है, और माना अर्धशीर्ष कोण ये है अल्फा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने लिख दिया है ओ, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं माना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है एक्चुअली, पृष्ठीय क्षेत्रफल S व आयतन V है तथा त्रिज्या R, ऊंचाई H, तिर्यक ऊंचाई L तथा अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। ठीक है, अब आप यहां पर देखो कि एक तो क्या देख लेते हैं, एल स्क्वायर बराबर यहां पर हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिया हुआ पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का। ठीक है, चलिए, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप देखिए एस, ये तो दिया हुआ है हमको, दिया पृष्ठ ये दिया हुआ है, एस बराबर बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर, ये मैंने सही निकाला, ये गलत निकल गया संभवतः। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल S दिया हुआ है ना हमको, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ओके, ये मैंने वॉल्यूम लिख लिया था, ये मैंने आयतन लिख दिया यहाँ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल और इस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस ए वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक हो गया। अब यहां मैं कुछ चेंज कर सकता हूं, यहां मैं किसी समय पर पाई आर एल की वैल्यू लिख लेता हूं, पाई आर एल बराबर ये यहां आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया, और यहां से मैं एल की वैल्यू या आर की वैल्यू लिख लेता हूं, एल बराबर हो जाएगा हमारे पास एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। तो एक चीज़ तो यहाँ मैं ये नोट कर लेता हूँ, मैंने एल की वैल्यू जो निकाली है, एल इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। ठीक है डियर, एल इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। अब शंकु का आयतन लिखते हैं, ये तो वक्र पृष्ठ है ना, पाई आर एल वक्र पृष्ठ है, ये बेस का एरिया हो गया, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे देंगे, और शंकु का आयतन V बराबर ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक हो गया। अब यहां से मेरे पास क्या है, दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं h की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर क्या है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह मैं ये लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आया समझ में? v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं इसमें थोड़ा सा और संशोधन करता हूं। ठीक है, मैं l की वैल्यू यहां रख लेता हूं, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, l का मान रख लेता हूं l मैंने कहाँ से निकाला? ये निकाला हुआ, ये l का मान यहाँ से रख लेता हूं, तो s माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक हो गया? तो v बराबर कितना हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ? s माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक हो गया? तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ, इसका होल स्क्वायर कर लेता हूँ, एस स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आर की घात 4 प्लस 2s। ठीक है, 2s पाई आर स्क्वायर, इसकी गुणा यहाँ माइनस पाई स्क्वायर आर की घात 4 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक हो गया? बीच में माइनस है तो ये नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव, इससे कट गया ये। ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया पाई आर, तो एक पाई आर से पाई आर कट गया, तो v बराबर 1/3, यहाँ पर बच गया r, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर। मेरे पास जो वॉल्यूम आया v इज इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट? r/3 स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? देखिए बाकी मैंने l भी लिखा हुआ वहां, ठीक है ना? चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। मेरे पास v बराबर ये है ना, इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूं, स्क्वायरिंग, तो v स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करूंगा तो r स्क्वायर बाई 9, अंदर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर। यहाँ से मैं चाहूँ तो कॉमन ले लूँगा, s कॉमन ले लूँगा, तो s आर स्क्वायर बाई 9 s माइनस 2π आर स्क्वायर। मेरे पास v स्क्वायर जो आया वो आ गया आर स्क्वायर बाई 9। ठीक है, आर स्क्वायर बाई 9 इंटू एस माइनस 2π आर स्क्वायर। अब मैं इसको v डैश मान लेता हूँ, माना इसको मैं v डैश लिख देता हूँ। v डैश बराबर मेरे पास आ गया आर स्क्वायर बाई 9 एस माइनस 2π आर स्क्वायर। अब यदि v डैश मैक्सिमम होगा तो v भी मैक्सिमम होगा, v डैश अधिकतम होगा तो v भी अधिकतम होगा, v डैश अधिकतम होगा तो v स्क्वायर अधिकतम होगा, और v स्क्वायर अधिकतम होगा तो v अधिकतम होगा। ठीक है, तो मैंने ये आसान करने के लिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट था ना, तो ये डिफरेंशिएशन में दिक्कत करता, इसलिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब लिख देते हैं dv बाई डी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो एक पार्टी हो गया, एक पार्टी हो गया। पहले इसका हो जाएगा 2r बाई 9 इंटू एस माइनस 2π आर स्क्वायर। ठीक है ना, या आर स्क्वायर अंदर ले लूँ, सबसे बढ़िया ये रहेगा, मैं आर स्क्वायर अंदर ले लेता हूँ, दो बार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा कर लेता हूँ, v डैश बराबर s बाई 9
आर स्क्वायर अंदर ले लेता हूँ, एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर की घात 4। अब करता हूँ डी वी डैश बाई डी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो एस तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2SR माइनस ये हो जाएगा 8 पाई आर की घात 3। ठीक हो गया। अब डी वी डैश बाई डी आर, या अधिकतम आयतन बोल रहा हूँ ना, महत्तम आयतन, तो महत्तम आयतन के लिए डी वी डैश ओवर डी आर बराबर 0 रखने पर, इसको 0 कर देता हूँ क्योंकि वो कह रहा है कि महत्तम आयतन। तो आयतन महत्तम कब होगा, जब डी वी डैश ओवर डी आर क्या रखना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तभी जा करके ये तो होता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए। हम डिफरेंशिएशन को एक बार 0 कर लेते हैं। अब यदि ये 0 हो गया तो इसका मतलब S/9 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये वहाँ आके 0 हो जाएगा। तो 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब बराबर 0। ठीक है, 2R कॉमन ले लेते हैं तो S माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, R 0, या तो R 0 है तो रेडियस 0 तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये 0 है। दिस इंप्लाइज दैट S माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज दैट S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। S बराबर कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर मैं यहाँ रखूँगा तो L बराबर S है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। ठीक हो गया। तो L बराबर कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो हो गया 3R। ठीक है, L बराबर कितना हो गया, 3R। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आ रहा समझ में। तो L बराबर 3R हो गया। तो अब मैं क्या निकालना है, अर्धशीर्ष कोण निकालता हूं। अर्धशीर्ष कोण क्या होगा, अर्धशीर्ष कोण निकालूंगा मैं कहां से, साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण R बटे L। ठीक हो गया। तो R बटे L कितना है, 3R है, R से R कट गया, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब हुआ अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो निकल गया, अर्धशीर्ष कोण आ गया। अर्धशीर्ष कोण बराबर, अर्धशीर्ष कोण हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 1/3। बस यही हमको प्रूफ करना था कि अर्धशीर्ष कोण का मान साइन इनवर्स 1/3 के बराबर है। ठीक है, अब वॉल्यूम को मैं मैक्सिमम यहाँ देख सकता हूँ कि आयतन अधिकतम था कि नहीं था, तो मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन करूँगा, मेरे पास है डी वी डैश स्क्वायर ओवर D2V डैश ओवर DR स्क्वायर। इसका डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो कितना हो जाएगा, S/9 ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2S माइनस यहाँ ये हो जाएगा 24 पाई आर स्क्वायर। तो S/9 2 गुणा S की वैल्यू कितनी है, S हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर, तो बराबर S/9 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 24, तो माइनस 16 पाई आर स्क्वायर, तो जो कि क्या है, नेगेटिव है।
वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इसका मतलब आयतन अधिकतम है, आयतन महत्तम है। बस ये भी बात हो गई, ठीक है ना। भी डैश मैक्सिमम होगा तो भी मैक्सिमम होगा, तो आयतन महत्तम है, महत्तम आयतन वो भी हमने निकाल दिया क्योंकि नेगेटिव आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। आया समझ में। और शीर्ष कोण भी निकाल दिया और ये भी दिखा दिया कि आयतन क्या है, अधिकतम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए डियर स्टूडेंट। आलेखीय विधि से निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = x+2y का न्यूनतमीकरण एवं अधिकतमीकरण कीजिए, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन किसका करना है, z = x+2y का। ये उद्देश्य फलन है, इसको उद्देश्य फलन कहते हैं। उद्देश्य फलन ये आपके पास दिया हुआ है, उद्देश्य फलन z = x+2y। और ये हैं व्यवरोध कॉन्स्टेंट्स या अवरोध जो भी हैं, x+2y का मान बड़ा है या बराबर है 100 के, 2x - y <= 0 है, 2x + y <= 200 है, xy > 0 है। तो एक एक करके लेते हैं। पहला व्यवरोध लेता हूं मैं, x+2y > 1। इसमें मैं देखो ये व्यवरोध है, > है ना, तो मैं इसमें केवल क्या लेता हूं, x+2y = 100 ले लेता हूं। अब ये बन गया सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। और 100 से भाग कर लेता हूं तो x/100 + 2y/100 = 100 से भाग कर लेता हूं तो ये 1 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट x/100 + y/50 = 1। सिंपल सा ऐसा करना है आपने। इसको आप किस में बदल देंगे, सरल रेखा के समीकरण में। = लगा दिया, सरल रेखा का समीकरण आ गया। फिर मैंने दाएं पक्ष में 1 कर दिया, 100 से भाग करा। अब ये सरल रेखा किस रूप में है, अंतः खंड के रूप में है, इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में है, ठीक हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में हो गई। इसको चलो मैं कुछ देर में 1 मान लेता हूं। अंतः खंड रूप, x एक्सिस पर 100 का अंतः खंड काट रही है, y एक्सिस पे 50 का अंतः खंड काट रही है। तो यहां मैंने बराबर दूरी पे निशान लगा रखे हैं 20-20 में, 20, 40, 60, 80 और 100। यहाँ y एक्सिस पे देखिए 20, 20, 20 के बाद 40, फिर हो जाएगा 60, फिर 80, फिर 100, ठीक है, 120, 140, 160, 180 और 200। 20-20 का गैप, मतलब गैप आप अपने हिसाब से कुछ मान लीजिए, ठीक है। मैंने 2-2 इंच का गैप रखा है, यहाँ पर फिगर थोड़ा बड़ा हो जाए। आप 1-1 सेंटीमीटर का रख सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। तो x एक्सिस और y एक्सिस का पैमाना एक ही होना चाहिए। एक्सिस सिस्टम खींच दिया, इस पर मैंने बराबर डिस्टेंस पे गैप करके बराबर। तो एक को मैंने 20 माना, 20, 40, 60, 80, 100। ऐसे यहाँ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। अब इसको देखो आप, x/100, x एक्सिस पर 100 का इंटरसेप्ट बनाया, x अक्ष पर 100 का अंतःखंड किया, तो ये है 100, ये। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 100,0। पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 100,0, और y एक्सिस पर 50 का अंतःखंड काटा, 50 का। तो y एक्सिस का है देखो 20, 40, ये 60 है, तो 50 यहाँ कहीं बीच में होगा। तो B पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये 0,50। y एक्सिस है तो x वाला 0, y 50, तो ये हो गया। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इनको मैं मिला दूंगा स्केल की मदद से अपनी कॉपी में आप, ठीक है। ग्राफ पेपर करना है,
अभी आप ग्राफ पेपर से ही प्रैक्टिस करें, स्कूल में भी ना, घर पे भी जब काम करते हैं तो जब इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो ग्राफ कॉपी पे करना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके लिए ग्राफ मिलता है आपको, तो प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आगे बढ़ा देता हूँ इसको, ये मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया। ये जो रेखा है ये वाली, ये ठीक है, इसका समीकरण क्या है? इसका समीकरण है x + 2y = 100। इसका इक्वेशन ये, इक्वेशन अवश्य लिखिए, ठीक है। फिगर आता है भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर का 2.5 का फिगर होगा और 2.5 नंबर का 2.5 का कैलकुलेशन, तो ध्यान से आप करें। दूसरा व्यवरोध क्या है मेरे पास? 2x - y < 0। यदि मैं इसको इक्वेशन के रूप में रखूंगा तो ये हो गया, या y = 2x, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको देखो, y = 2x, y = 2x क्या है? ये एक ऐसी रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है, ओरिजिन से होकर जाती है, कहीं यहाँ कांस्टेंट नहीं है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा आप अंदाज से खींच लीजिए, मूल बिंदु से होकर रेखा जा रही है तो ऐसा आप स्केल रख करके ऐसे आप खींच लेंगे, ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, और आगे बढ़ा देता हूं इसको, ये हो गया डियर स्टूडेंट, ये रेखा हो गई। ये वो रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। इसका समीकरण है y = 2x, तो इसको लिख देता हूं मैं y = 2x। तीसरा आप देखिए, 2x + y < 200, इक्वेशन के रूप में लिख देता हूं 2 + y = 200। समीकरण नंबर 3 सरल रेखा के रूप में 200 से भाग करूंगा तो 2x / 200 + y / 200 = 1, या x / 100 + y / 200 = 1। अब इस समीकरण को देखो, ये मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दी, अंतःखंड रूप में चेंज कर दिया। क्लास 11 में पढ़ा आपने, तो x एक्सिस पे 100 का अंतःखंड, y एक्सिस पे 200 का, तो x एक्सिस पे 100 का तो ये हो गया, ठीक है। x एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट बनाएगी? बना रही है 100 का। y एक्सिस पे 200। अब आप देखो 200 कहाँ पर? ये है 200, तो इसको मैं C पॉइंट लिख लेता हूँ इसको। ये C पॉइंट है 0,200, ये वाला पॉइंट ये, और इसको मैं ज्वाइन करूँगा स्केल की मदद से। आप देखिए लगभग जो है, अब बहुत एक्यूरेट नहीं आ पाएगा आई थिंक, चलो लगभग भी आएगा तो, पर आपकी तो कॉपी छोटी होगी ना, तो आपकी कॉपी में तो आ जाएगा। ये है वो इक्वेशन, ये है वो रेखा। इसका समीकरण मैं लिख देता हूँ। इसका समीकरण है 2x + y = 200, ठीक है। अब x > y, x = 0 मतलब y एक्सिस, और x का मान 0 से बड़ा मतलब इधर, ध्यान दीजिए, y का मान 0 मतलब x एक्सिस, और y का मान 0 से बड़ा मतलब ऊपर। तो ये व्यवरोध क्या कह रहे हैं? ये एक्सिस और इधर, और ये वाला व्यवरोध कह रहा है ये एक्सिस और ऊपर, ठीक हो गया। तो ये तो ऑलरेडी ट्रेस आई है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले इस व्यवरोध को देखिए, इसका कौन सा है?
ये है, ये एक्चुअली ये वाली लाइन है x प्लस 2y का मान 100 से बड़ा होना चाहिए, 100 के बराबर भी होना चाहिए। बराबर मतलब इस रेखा के ऊपर जितने पॉइंट होंगे उसके लिए x प्लस 2y 100 होगा। ठीक, अब ग्रेटर कहाँ होगा, एक बिंदु इसके बाहर ले लीजिए। माना मैं ये वाला बिंदु लेता हूँ, ये वाला बिंदु है 0,80, रखिए यहाँ x बराबर 0, y बराबर 80। ठीक है, तो 160 का मान 100 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही। तो ये वाला पॉइंट इसके रीजन में है ऊपर की तरफ, क्योंकि इसने जो है ना पूरे क्षेत्र को दो भाग में बांटा, अपने ऊपर अपने नीचे। तो इसमें कौन सा क्षेत्र आ रहा है, मैंने एक पॉइंट देखा ये वाला, ये इसमें आ रहा है। एक पॉइंट नीचे देख लेता हूँ, इसमें देखिए 0,20 या 0,50, देखो 0,50 करूँगा तो ये तो बराबर हो जाएगा। 0,20 करूँगा तो 40 का मान 100 से ऊपर नहीं होता। इसका मतलब ये वाला जो कह रहा है, इस रेखा के ऊपर सारे पॉइंट और इसके ऊपर का सारा रीजन, ये इसके ऊपर का सारा रीजन ये कह रहा है। ठीक, इस व्यवरोध को देखिए, ये वाला, ये देखिए y बराबर 2x की लाइन, इसने भी इस पूरे रीजन को दो भाग में बांटा, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो इसमें कौन सा रीजन आएगा, ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा रीजन आएगा, इसके ऊपर वाला आएगा कि नीचे वाला आएगा। अब आप देखो 2x माइनस वाई, एक पॉइंट ऊपर का ले लो, एक नीचे का देख लो। माना मैं ये वाले पॉइंट देखता हूँ, ये 0,100 है, यहाँ रखूँगा x 0 है, y क्या है 100 है। ठीक है, तो -100 का मान 0 से छोटा होता है। इसका मतलब ये तो ऊपर की ओर कह रहा है। एक बिंदु ये भी ले लेता हूँ 40,0, ये वाला 40,0, x 40 करूँगा तो 80 का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो व्यवरोध है, ये कौन सा क्षेत्र बता रहा है, ऊपर की ओर बता रहा है, इधर यूं। इसने बताया बाहर, यूं इसने बताया ऊपर। अब तीसरा जो व्यवरोध है ये वाला, ये इक्वेशन कौन सी है, देखो ये वाली है, ये। ठीक है, अब देखो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 है ना, तो इसने भी इस पूरे रीजन को दो भाग में बांटा, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। अब हम देखेंगे कि कहाँ का बिंदु सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो माना मैंने ये बिंदु ले लिया 0,120 वाला, x 0 y 120, तो 120 का मान 200 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये तो इधर की ओर कह रहा है। इसके बाहर एक बिंदु मैं 120 वाला देख लेता हूँ, जहाँ x 120 y 0 है, तो x 120 मतलब 240 का मान 200 से छोटा नहीं होता है। 240 का मान 200 से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब इसके बाहर का बिंदु नहीं आएंगे। ये कौन सा बिंदु कह रहा है, अंदर की ओर, ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसने कौन सा रीजन बनाया, बाहर, इसने ऊपर, इसने अंदर। और ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y एक्सिस और आगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या बता रहा है, x एक्सिस और ऊपर। तो कॉमन कौन सा हो गया, ये कह रहा है ऊपर, ये वाला कह रहा है अंदर, ये वाला कह रहा है बाहर, ये कह रहा है ऊपर, ये कह रहा है इधर। तो ये वाला रीजन हुआ ना, ये वाला, ये हो गया डियर स्टूडेंट कॉमन रीजन। ये है, इसको आप अपने पास कलर पेंसिल रखना। ठीक है, नीले आदि से साफ सुथरा दिख जाए दो। ये बना, ये हो गया सुसंगत क्षेत्र। क्या बन गया, सुसंगत क्षेत्र बन गया। ये सुसंगत क्षेत्र, फीजिबल रीजन, ये। ठीक है ना, ये बन गया। इसको आप कलर पेंसिल से इस रूप में कर देंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बाउंडेड है, परिबद्ध है कि नहीं है, ओपन नहीं ना बाउंड्री, घिरा हुआ है ये बाउंड्री से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 4 शीर्ष हो गए इसके। ये वाला पॉइंट तो बी है, ये तो बी पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट सी है,
ये भी ठीक है। ये वाला पॉइंट माना, इसको मैं मान लेता हूं डी और इसको मान लेता हूं ई। 4 शीर्ष हो रहे हैं बी, सी, डी और ई। ठीक हो गया ना? ठीक है। अब आप देखो यहां लिख देते हैं लैंग्वेज अब। ठीक है, बाकी इस सब की आवश्यकता मुझे अब नहीं है। फिगर मेरा बन गया, मतलब 2.5 नंबर तैयार हो गए, 2.5 नंबर तैयार हो गए जब फिगर बन जाता है। अब मैं लिखूंगा छायांकित भाग, छायांकित भाग एक परिबद्ध क्षेत्र है, एक परिबद्ध मतलब बाउंड्री से घिरा हुआ है, एक परिबद्ध क्षेत्र है जो कि उत्तल बहुभुज है, जो कि उत्तल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज मतलब अब ये चतुर्भुज बन गया ना, इसके विकर्ण अंदर ही पड़ेंगे, इसको यहां मिलाएंगे, यहां मिलाएंगे तो विकर्ण इसके अंदर पड़ेंगे, तो ऐसे इसको बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज। ठीक है ना? ठीक है। अब आप देखो उत्तल बहुभुज हो गए, छायांकित भाग एक परिबद्ध क्षेत्र है जो कि उत्तल बहुभुज है, ये लिखना जरूरी है। जेड का, अच्छा छायांकित भाग, मैं इसका नाम भी लिख लेता हूं, छायांकित भाग, नाम क्या है छायांकित भाग का? बी सी डी ई, बी सी डी और ई, छायांकित भाग बी सी डी ई, बी सी डी ई। ठीक हो गया? तो जेड का अधिकतम मान, अधिकतम मान, इसके अधिकतम मान व न्यूनतम मान, दोनों पूछा हुआ है ना, अधिकतम मान व न्यूनतम मान इसके शीर्षों पर पड़ेगा। इतना लैंग्वेज लिखनी बहुत जरूरी है, इसके शीर्षों पर पड़ेगा। ठीक है। जो जड़ का कह रहे हैं ना, आलेखी विधि से z इक्वल टू एक्स प्लस 2y का न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण कीजिए, तो न्यूनतम और अधिकतम मान इन शीर्षों पर पड़ेंगे। ठीक है। अब इसके तो कोऑर्डिनेट मालूम है, b के 0 50 है, ये 0 200 है, तो e का भी निकालना है, d का भी निकालना है। तो बिंदु e के निर्देशांक, या पहले बिंदु b का निकाल दो। बिंदु d के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? बिंदु d, ये वाला जो पॉइंट है, किस किस रेखा का इंटरसेक्शन है? ये और ये। इसीलिए रेखाओं के ऊपर समीकरण लिख देने चाहिए, हम भूलेंगे नहीं, हमें आसान रहेगा काम करने में। इसका और इसका प्रतिच्छेद है ये, तो दो समीकरणें हो गई, 2x प्लस वाई बराबर 200 और दूसरी है y बराबर 2x। इन दोनों को हल कर लेते हैं। हल करने पर इनको हल करूंगा तो क्या मिलेगा? y की जगह 2x रख दूंगा, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 200, तो 4x इज इक्वल टू 200, x बराबर 4 से भाग कर दीजिए तो 50, x का मान 50 हो गया, x 50 रखूंगा यहाँ, तो y कितना हो गया? 100 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 50, 100, x 50 आया, y क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक। अब e के निर्देशांक देखते हैं। आइए, e के निर्देशांक कैसे मिलेंगे? e के निर्देशांक देखो, e के निर्देशांक में कौन कौन समीकरण है? वो ये और इसका कटान बिंदु है e, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है e। तो a समीकरण है x प्लस 2y बराबर 100, और ये वाले समीकरण है इसका है ना, ये वाले y बराबर 2x। तो यहाँ रख देते हैं x प्लस 2 गुणा क्या y मतलब 2x बराबर 100, 4x और ये हो गया 5x, 100, तो x बराबर हो गया 20, x का मान 20 आ गया।
ठीक है, x बराबर 20 आ गया तो y में रख दो 2x, तो 40 हो जाएगा। तो E के निर्देशांक हो गए 20,40। ठीक हो गया, 20,40, 50,100। अब 4 पॉइंट्स हो गया हमारे पास, 0,50 और 0,200। अब चले, अब बनाते हैं टेबल। इसके बाद बनती है टेबल, जब इतना सब कुछ आपने निकाल दिया, इसके बाद बनाते हैं टेबल। यहाँ टेबल बना देता हूँ मैं, आप देखिए। टेबल बनाएंगे आप, यहां पर लिख देंगे शीर्ष, वर्टिसेस, शीर्ष हो जाएगा यहां, और यहां z बराबर x प्लस 2y, जो उद्देश्य फलन है, z बराबर x प्लस 2y। पहला वर्टेक्स है b के निर्देशांक है 0,50, b 0,50। फिर है c वाला है, c है 0,200। फिर d है 50,100। फिर e है 20,40। अब रखो मान, x 0 रख दो, 0 हो जाएगा। y कितना हो गया, चलो रखो, z में x 0 प्लस 2 इंटू 50, ये हो गया 100। ठीक है, x बराबर 0 प्लस 2 इंटू 200, तो कितना हो गया 400। x बराबर 50 प्लस 2 इंटू 100, कितना हो गया, x 50 है, y 100 है, तो 250। और x 20 है, 20 प्लस 2 इंटू 40, तो ये हो गया 100। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपके पास z के हमारे मान आ गए। तो अब आप देखो, इनमें सबसे अधिक कौन है, ये, तो ये तो हो गया अधिकतम। अधिकतम, न्यूनतम कौन है, न्यूनतम 2 बिंदु हैं, देखो यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ये। अब मैं लिख दूंगा z बराबर x प्लस 2y का अधिकतम मान कितना, अधिकतम मान 400 शीर्ष किस पे, c 0,200 पर पड़ेगा, तथा z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतम मान। अब न्यूनतम मान 2 जगह हो गया, एक तो B पॉइंट, ये इस पर भी 100 आ रहा है, और दूसरा E पॉइंट, इस पर भी 100 आ रहा है। तो जब 2 बिंदुओं पर समान मान आ जाए तो कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू x प्लस 2y का न्यूनतम मान शीर्ष, ध्यान से देखिए, शीर्ष B 0,50 व शीर्ष E के निर्देशांक 20,24 को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर पड़ेगा। समझ गए, मतलब अधिकतम मान तो यहां पड़ रहा था ना, अधिकतम मान तो सी पे पड़ गया 0,200 पे, z का अधिकतम मान पड़ गया, पर न्यूनतम मान कहां पड़ रहा है, 2 बिंदुओं पर, यहाँ। पर जब 2 बिंदुओं पर बराबर आ गए तो लिखेंगे कैसे कि z का न्यूनतम मान b व e बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पे होगा, केवल एक कोई बिंदु नहीं, प्रत्येक बिंदु पर होगा, b और e को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पे होगा, जो कि कितना है 100।
न्यूनतम मान यहाँ लिखा नहीं मैंने, न्यूनतम मान 100, न्यूनतम मान 100, शीर्ष B 0,50 और शीर्ष E 20,40 को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में करना है, पूरे 5 नंबर लाने हैं इसमें और इस साल तो केवल एक एक्सरसाइज है 12.1 की पहले एक्सरसाइज, 10-12 कुल क्वेश्चन है उसमें, वो ठीक से कर लीजिए तो एग्जाम में पूरे 5 नंबर आपकी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। अंकित को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है इस साल पेपर में एक क्वेश्चन ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, अंकित को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई घटना दी रहेगी, उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो पूछा गया है। 3 समान बॉक्स दिए गए, 3 बॉक्स हैं, अलग अलग बॉक्स हैं, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 3 बॉक्स हैं जिनमें प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। पहले बॉक्स में भी 2 सिक्के हैं, दूसरे में भी 2 हैं, तीसरे में भी 2 हैं। पहले बॉक्स में दोनों सोने के सिक्के हैं, पहला जो बॉक्स है उसमें दोनों सिक्के सोने के हैं। दूसरे बॉक्स में दोनों चांदी के सिक्के हैं, दूसरे में दोनों चांदी के हैं, और तीसरे बॉक्स में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का है। ठीक हो गया, घटना आप ठीक से समझ रहे होंगे। एक व्यक्ति यादृच्छा एक बॉक्स चुनता है। जब यादृच्छा शब्द आ गया, यादृच्छा एट रैंडम, तो एक प्रायिकता का प्रश्न बन गया। एक व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक बॉक्स चुनता है, बिना देखे एक बॉक्स चुनता है और एक सिक्का उससे निकाल लेता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला बॉक्स चुनने की प्रायिकता क्या है? 3 प्रश्न हैं, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला बॉक्स चुनने की प्रायिकता क्या है, एक प्रश्न है। तीसरे बॉक्स में सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता वो निकालनी है। यदि निकाला गया सिक्का सोने का है तो क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना B1 पहला बॉक्स, B1 पहला बॉक्स, B2 दूसरा बॉक्स और B3 तीसरा बॉक्स दर्शाता है। ठीक है, हमने तीनों बॉक्सों के नाम दे दिए, B1, B2 और B3, तथा सोने का सिक्का निकलने की घटना को G से दर्शाया गया है, G से दर्शाया गया है। ठीक है, बॉक्स में से सोने का सिक्का निकालना है तो माना उस घटना को मैंने G से दर्शा रखा है। अब पहला पॉइंट देखिए, पहला बॉक्स चुनने की प्रायिकता क्या है। अब देखो PB1 पहला बॉक्स चुनने की प्रायिकता, पहला बॉक्स चुनने की प्रायिकता एट रैंडम यादृच्छिक रूप से बॉक्स नंबर 1 चुना जाए। पहला बॉक्स चुनने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3 बॉक्स हैं तो पहला बॉक्स चुनने की प्रायिकता 1/3। ठीक है, इसी रूप में यहां मैं लिख दूंगा PB1 बराबर PB2 बराबर PB3 बराबर 1/3। प्रत्येक बॉक्स चुनने की समान प्रायिकता होगी। कोई बॉक्स भी आ सकता हाथ में, 3 में से कोई एक बॉक्स चुनना है तो 1/3 हो गया। तो बॉक्स नंबर 1 चुनने की प्रायिकता 1/3 हो गया, 1 नंबर आपका यहीं बन गया। ठीक है, अब आप देखो दूसरा वाला पार्ट देखो तीसरे बॉक्स से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता।
तीसरे बॉक्स से सोने का तीसरे बॉक्स से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता। इसको ध्यान से देखिए जरा, निकलने की प्रायिकता। अब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, 100% प्रायिकता हो गई। तीसरे बॉक्स से, ये दिया हुआ है बॉक्स तीसरा है वो, ये हमको दिया हुआ है, और सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता चाहिए, तो हमको चाहिए P, सोने के सिक्के को G से दर्शा रहे हैं, और बॉक्स नंबर 3, यह है प्रायिकता। तीसरे बॉक्स से, ये मालूम है बॉक्स तीसरा है, सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता PG, probability of conditional probability of G when B3 is already happen। तीसरे बॉक्स से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा PG/B3 बराबर, तीसरे बॉक्स में क्या है, तीसरे बॉक्स में एक सोना और एक चांदी का सिक्का है, तो सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। बस 2 सिक्के हैं और एक उसमें सोने का एक चांदी का है, तो सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता 1/2, 2 में से 1, ठीक है, 1/2 होगी। ठीक है, अब चलो इसका थर्ड पार्ट के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। देखिए तीसरे वाले पार्ट को करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में 2 मार्क्स का है, पहला वाला पार्ट 1 मार्क्स का था। तो देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा वाला पार्ट आप देखिए। अब तीसरे वाले पार्ट में मुझे इन सब की जरूरत पड़ेगी। PB2 बराबर PB3, ये हमने पहले निकाला हुआ है, ठीक है ना। तीनों बॉक्स चुनने की समान प्रायिकता 1/3। फिर आप देखो PG/B1, मतलब बॉक्स नंबर 1 में, बॉक्स नंबर 1 से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता, बॉक्स मतलब B1 से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता, सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। बॉक्स नंबर 1 से सोने का सिक्का, उसमें दोनों सोने के हैं, तो 1 हो जाएगी प्रायिकता। निश्चित है कि निकलना सोने का ही है, दो हैं, 1 निकालना है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1। ठीक है, 1, क्योंकि दोनों उसमें सोने के हैं, तो 100% है, सोने का निकलेगा। PG/B2 ऐसे, बॉक्स B2 से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता 0, उसमें दोनों चांदी के हैं। बॉक्स नंबर B2 में, दूसरा नंबर का जो बॉक्स है, उसमें दोनों चांदी के सिक्के हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सोने का सिक्का निकलना किससे, तीसरे से, बॉक्स B3 से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ठीक है, उसमें एक सोने का और एक चांदी का है, एक सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता ये हो जाएगी। तो यहां मैं इनको भी लिख देता हूं, P ये हो जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरे बॉक्स से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता 0, और तीसरे बॉक्स से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता 1/2। ठीक है, अब आप देखो, अब हमको पूछा क्या जा रहा है, आप देखिए तीसरा वाले में क्या कह रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखिए इसको। तीसरे में कह रहे हैं यदि निकाला गया सिक्का सोने का है, तो क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। एक सिक्का निकाला, सोने का था, ठीक है, तो क्या प्रायिकता है कि बॉक्स में दूसरा सिक्का भी सोने का है।
कहने का अर्थ हुआ कि बॉक्स B1 दूसरी बार में भी बॉक्स B1 चुना गया। ये तो मतलब है यदि निकाला गया सिक्का सोने का है, पहला सिक्का निकाला सोने का है, तो क्या प्रायिकता कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है, इसका मतलब बॉक्स B1 आयो। ठीक है, तो प्रायिकता कि डिब्बे में दूसरा सिक्का सोने का है। कहने का मतलब ये हुआ कि बॉक्स 1 को चूज करने की बात हो रही है। बॉक्स 1 में ही तो ये स्थिति है, दूसरा सिक्का भी वहां क्या है, सोने का है। तो प्रायिकता हो जाएगी बॉक्स B1 चुनने की, जबकि उसमें दूसरा सिक्का भी सोने का है। ठीक है, दूसरा सिक्का भी सोने का है, तो वो कौन सा बॉक्स है, B1 वाला बॉक्स है वो। तो उसकी प्रायिकता बराबर हो जाएगी PB1 इंटू PG/B1। ठीक है, बेस थ्योरम लगा रहा हूं, PB1 इंटू PG/B1 प्लस PB2 इंटू PG/B2 प्लस PB3 इंटू PG/B3। ठीक है, आप वैल्यू रख लीजिए। PB1 कितना है 1/3, PG/B1 कितना है, इसकी वैल्यू 1। तो पहला टर्म तो वही है 1/3 इंटू 1 प्लस PB2 भी 1/3 है, PG/B2 कितना है 0 है, सोने का सिक्का उसमें है ही नहीं है तो प्रायिकता 0, प्लस PB3 1/3 इंटू PG/B3 ये है 1/2। बस अब सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। उसको कितना हो गया 1/3 डिवाइडेड बाय ये भी 1/3 है, ये है 1/6। ठीक है, यहां सॉल्व कर लेते हैं 1/3 डिवाइडेड बाय 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 3/6, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 6/3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, तो थर्ड पार्ट वाले की प्रायिकता कितनी हो गई 2/3 हो गई। यदि निकाला गया सिक्का सोने का है तो क्या प्रायिकता कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। कहने का मतलब हुआ कि बॉक्स नंबर 1 वो बॉक्स नंबर 1 उस सिक्का बॉक्स नंबर 1 से निकाल रहे हैं, दूसरा सिक्का बॉक्स नंबर 1 की बात हो रही है, तो प्रायिकता होगी 2/3। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन केस स्टडी पर है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ाई करिए। देखिए अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं, बढ़िया ढंग से तैयारी करिए। ठीक है, जरा सा भी लापरवाही की आवश्यकता नहीं, ध्यान से करिए, मेहनत करिए, तो निश्चित रूप में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि ये 2 महीने आपने बढ़िया से यूज़ कर दी, ऐसा ना हो कि आप फिर लापरवाह हो गए, अब तो 2 महीने हैं, ऐसा नहीं। एक एक दिन का बेहतर यूज़ करिए तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।